कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। मैं राजीव आपको स्वागत करता हूं अपनी चैनल यूट्यूब राजीव स्टडी चैनल और फेसबुक आइडियल कोचिंग सेंटर पर। मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूं एक स्पेशल क्लास जिसका इंतज़ार था आप लोगों का। डिजिटल क्लास है ये जीएस एंड जीके का। और अभी जो चल रहा है रेलवे स्पेशल के लिए मैं बनाया हूँ नोट्स, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और मैं एक वॉल्यूम 1 का चर्चा हो रही है, वॉल्यूम 1 चलेगा, फिर वॉल्यूम 2 भी आएगी। अभी 1 की चर्चा होगी जीएस और जीके। और आज चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज का चैप्टर का जो है सेल है, बायोलॉजी का सेल चालू करने जा रहा हूँ। और आप लोगों के लिए एक नारा भी दे दिया हूँ, तो उस नारा पर भी चर्चा हो जाए। ऐसा महाभारत जो अस्त्र से नहीं डिजिटल तरीका से लड़ी जाएगी। एक बार रिपीट कर दूँ, ऐसा महाभारत जो अस्त्र से नहीं डिजिटल तरीका से लड़ी जाएगी। और मैंने ठान लिया है, अब आप कब ठानिएगा, आप कब अपने आप को लक्ष्य मजबूत कीजिएगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं तैयारी के लिए आपको तैयार करने के लिए और आपकी तैयारी के लिए तैयार हूँ। आप कितने दिनों में तैयार होते हैं मैं आप पे छोड़ता हूँ। बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद मैं मिलने वाला हूँ आप युवाओं से, और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए जीएस और जीके क्लास का एक स्पेशल बैच देने जा रहा हूँ। रेलवे, एसएससी या जो भी परीक्षा आता है बिहार पुलिस वगैरह के लिए, वो बहुत ही कम शुल्क पर होगी। अभी ओपनली करना अच्छा नहीं रहेगा, उसका प्रचार आप लोग देख लीजिएगा। इतनी कम शुल्क होगी कि शायद एक कप चाय के पैसा भी कम, एक कप चाय जो प्रतिदिन पीते उससे भी कम दाम पर ये कोर्स होगा। आप निफिकी रहिए, सिर्फ ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है, और करना अगर है तो आइडियल कोचिंग सेंटर के कंपटीशन क्लास में ज़रूर ज्वाइन करें, या हमारा वीडियो देखें, या फेसबुक लाइव भी आप हमारा देख सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए आज का चैप्टर का सस्पेंस जो है सेल, वो उसको चालू करते हैं। और हम मिलेंगे लास्ट में, सेल चैप्टर के लास्ट में संदेश लेकर आएंगे। सबसे पहले चर्चा कर ले आप लोगों के बीच बायोलॉजी पर चर्चा कर लेंगे कि बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। और बायोलॉजी क्या है, तो मैंने उत्तर दिया है कि बायोलॉजी जो है विज्ञान का एक शाखा है। आप सभी जानते होंगे जीव विज्ञान जो है ये साइंस का एक शाखा है, तो ये भी याद रखिएगा। नॉर्मल चीज़ें सब आप जानते हैं, फिर भी याद रखिएगा। बायोलॉजी का अर्थ देखिए, बायोलॉजी ग्रीक शब्द से बना हुआ है, बायो और लोगोस से। बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी कि बायो का अर्थ होता है लाइफ, जीवन। और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी अध्ययन। तो जो हम जीवन के अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उस सब बात को कहते हैं बायोलॉजी। यानी हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। चलिए, जीव विज्ञान का सबसे पहले शब्द किसने दिया उस विज्ञानी पर चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का चर्चा किया था। याद करने वाला चीज़ है दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करने वाला यही दो वैज्ञानिक थे। अब बायोलॉजी को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है। बायोलॉजी का दो शाखा होता है, और दोनों शाखा के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बताते चलूँ, हमारे माननीय रविंदर सर को देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, रविंदर सर जी हैं, और बहुत हेल्प किए हैं आप लोगों के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल इनका भी रहा है। जो आज वीडियो देख रहे हैं, डिजिटल क्लास देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे देन हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा, मेरी ओर से भी धन्यवाद है इनको। और अगले जब चैप्टर मैं बायोलॉजी का दो पार्ट आ गया है, ये रहा, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। अब इसको थोड़ा सा जूम करके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या दिए हैं। देखिए, जो चीज़ आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत कम किताबों, यानी आप लोग जो एक जगह एक चीज़ में नहीं मिलेगा, उसको खोज के चुन के लाया हूँ आप लोगों के लिए। बॉटनी, इनका पिता का नाम अरस्तु है, और जूलॉजी, इनका पिता का नाम थियोफ्रेटस है। हम एकदम शांति से पढ़ेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, सोच समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी क्लास है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। थियोफ्रेटस याद करना है, थियोफ्रेटस जूलॉजी का है, और बॉटनी का जो पिता है वो है अरस्तु। और देख लीजिए, ये भी बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु है, यानी कि बॉटनी और बायोलॉजी दोनों के पिता जो है वो अरस्तु है। तो आप इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि बायोलॉजी और बॉटनी के पिता अरस्तु है। चलिए, अब आप देखेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में चर्चा कर ले थोड़ा सा। सबसे पहले सेल पढ़ते ही हैं, तो कोशिका विज्ञान जिसको हम स्टडी कहता है, कि जो कोशिका विज्ञान का जो हम स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहा जाता है, याद कर लेना है। और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था। ये कॉर्क पर किया था, निर्जीव था वो कॉर्क, और कोसा उसका नाम पहले इन्होंने दिया था 1665 ईस्वी में। और उसका अर्थ होता है, कोसा का जो अर्थ होता है छोटा सा रूम, यानी घर। समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा सा और चर्चा बढ़ाएंगे रॉबर्ट हुक जी के
क्या क्या किए, तो देखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बोला कि कोशिका सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब याद रखना है कि कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है शरीर का, और ये रचनात्मक में भी भाग काम करता है और क्रियात्मक में भी काम करता है। शरीर का जितने भी रचना, गोर, हाथ, पैर, आँख, सारा चीज़ में इसका शरीर में सेल लगा हुआ है। अब देखिएगा यह तथ्य पुस्तक माइक्रोग्राफिया, यानी ये जो है अरस्तु जी, यानी अरस्तु कहते हैं रॉबर्ट हुक जी, जिन्होंने कोशिका का अध्ययन जब किया, बनाया, तो अपना बुक में छापा। तो वो कौन सा बुक नाम था? उसका नाम था माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक था, जिसपे उन्होंने कोशिका विज्ञान को बाजाप्ते से छापा, कोशिका के बारे में बताया। और आपको बता दें कि अपना माइक्रोस्कोप बना के कोशिका का अध्ययन किए थे। माइक्रोस्कोप जब तक नहीं आया था, बहुत कोशिका का अधूरा अध्ययन था। आगे देखेंगे स्लाइडेन स्वान ने कोशिका से ध्यान दिया। स्लाइडेन और स्वान दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका का से ध्यान देने का काम किया। अब चर्चा कर लें थोड़ा सा कोशिका के बारे में। ये जो देख रहे हैं आप लोग कोशिका, सेल, तो सेल को हम लोग अलग अलग तरीक़ा से देखते हैं, फिर भी हम जो आपको बता रहे हैं कंपटीशन क्षेत्र में ज़्यादातर, उसके लिए मैं इसको बनाया हूँ। उसका डिज़ाइन है, कंपटीशन के लिए अधिकतर डिज़ाइन किया गया। सेल का 2 पार्ट्स, एक होता है सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा। हमारा जो सेल होता है ना, जीव, पूरे जीव में होता है, तो पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है, यानी पेड़ पौधा में भी सेल होते हैं, और हमारे शरीर कुत्ता बिलाई गिद्दर में भी होता है। तो हम देखिए सेल वाल जो है वो निर्जीव चीज़ है और बहुत कड़ा होता है। सेल की रचना ये सेल का आकृति बना कर रखता है। जैसे कि मान लीजिए अंडा देखे होंगे, अंडा को वाला ऊपर वाला जो उजला भाग होता है बहुत कड़ा, मान के चलिए सेल वाल वैसा ही होता है और निर्जीव होता है। ये किस में पाया जाता है? ये केवल और केवल पादप में पाया जाता है। याद रखिएगा, मतलब ये पेड़ पौधा में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है, जानवर में बिल्कुल नहीं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा अगर, तो ये दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में, मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपको पादप में भी पाया जाता है और पेड़ पौधा में भी पाया जाता है। तो आप लोग इसको कंफर्म हो जाइएगा कि सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन ये आपको कोशिका का सबसे बाहरी है, यानी सबसे बाहरी है। इसको देख लीजिए, यही है, ये कोशिका का बाहरी परत हुआ, इसको बाहरी परत कहते हैं। कोशिका के बाहरी परत को हम लोग 2 चीज़ कहते हैं, 2 नाम से कहते हैं। अगर पादप में जाएंगे तो हम कहेंगे सेल वाल, अगर जंतु में हैं तो हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल वाल भी जंतु में रहता है, इसलिए दोनों पाया जाता है, इसलिए हम लोग लिखा। अब देखिए सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिटेल से बनाएंगे वीडियो, पढ़ेंगे भी, इसी वीडियो में पढ़ेंगे उसको भी। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो क्या है, देखिए प्रोटोप्लाज्म आपका 2 इसका टाइप है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक। साइटोप्लाज्म और केंद्रक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म और केंद्रक को देखिए, यहाँ पे नज़र आप लोगों को आता होगा। तो साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, यहाँ है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म और ये है केंद्रक। अलग अलग है। साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव कहते हैं, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जो चीज़ आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बार चर्चा करना चाहूँगा केंद्रक पे। तो केंद्रक में देख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन इसका खोज 1831 ईस्वी में किया था। इसको याद कर लीजिएगा, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया। और देख लीजिए केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। कैरियोलॉजी याद करना है। और रासायनिक संगठन कैसा होता है? प्रोटीन 80% पाए जाते हैं, लिपिड 3%, DNA 12% और RNA 5% पाया जाता है। और ये पिछला भाग है, ये जो है आपका ये सेल का सबसे पिछला भाग है, ये सेल है और इसका ये भाग है, यानी ये है आपका केंद्रक, ये है आपका केंद्रक, ये केंद्रक है। तो समझेंगे। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। देखिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कौन कौन इसमें शामिल है देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, वो आपका अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, राइबोसोम, तारकाय, लाइसोसोम, रसधानी, ये सभी इसमें शामिल है। और हम इस सभी पर डिटेल से इसी वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा समय रुक गया हूँ। सेल वाल के बारे में बताते चलो। ये निर्जीव होता है और ये पादप में पाया जाता है और ये कोशिका के सबसे बाहरी परत होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन ये मुलायम होता है
अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह लचीला होता है, ये जीवित होता है और ये दोनों में पाया जाता है। ये भी और इसका काम भी है कोशिका के बाहर पाया जाने वाला ये है कह सकते हैं वस्त्र है, ये इसको हम लोग कपड़ा कह सकते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल, देखिए ये सेल वाल निर्जीव, सेल वाल निर्जीव और सेल मेम्ब्रेन सजीव। और ये कड़ा होता है, मुलायम होता है। उसमें एक चीज़ और बता दें कि सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन का ये दोनों का क्या काम है, कोशिका का आकार को प्रदान करता है। बस अब आगे बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग इसका बहुत बार नाम सुने होंगे। इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। और इसके बारे में यह बेलनाकार आकृति की जो होती है, जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है। ये याद करने वाला चीज़ है। अब देखिए इसके भीतरी कक्ष जो है उसको अधात्री यानी मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी कक्ष में जो लिक्विड जमा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, अधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिएगा इसकी अंत झिल्ली कई मैट्रिक्स की तरह अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है तो इसी को क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ पर इसको तो एक बार देख लीजिएगा, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। और ये रहा हमारा पिक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। आप इसको ध्यान से एक बार पिक्चर को देखिएगा। यहाँ पर एटीपी का निर्माण वगैरह वगैरह इसके बारे में चर्चा भी है। नीचे चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। याद रखने वाला चीज़ है कि खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा गिरी का केंद्र कहा जाता है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही, एटीपी का निर्माण होता है। याद रखिएगा एटीपी का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस पर भी चर्चा कर ले। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भैया पाया जाता है डीएनए में, केंद्रक में और लवक में। ये 3 चीज़ में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। डीएनए, केंद्रक और लवक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं शुरू करूँगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लवक। तो लवक क्या है? लवक सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो है वह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ है जिसमें पाया जाता है, इसका बाद में एक नाम भी दे दिए हैं यूग्लिना। याद रखना है कि कुछ नाम है जिसका नाम यूग्लिना परीक्षा में पूछता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे कहता है ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिख जाते हैं। इसका देखना बहुत ही आसान होता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसके विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे में भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। पौधे के जो रंग आप लोग देख रहे होंगे, पीला, लाल, उजला, हरा, सब कहाँ से आता है? सब आता है लवक से। याद रखिएगा रंग का सारा समस्या, रंग का सारा चीज़ लवक का गार्जियन है। याद रखिएगा सब कुछ आता है लवक से, लवक से और लवक से ही आता है। और इसीलिए 5वां पॉइंट जब पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है कि विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लवक होते हैं भाई साहब। पहला हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हम तीनों लवक के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। हरित लवक आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। और ये हरित लवक क्या है, इसके बारे में जानना चाहिएगा। पहला पॉइंट देख लीजिए, यह हरा रंग का होता है। पहला पॉइंट, यह हरा रंग का होता है। ह से ह। यह कहाँ पाया जाएगा, तो आप जानबे करते हैं पौधा के कौन भाग हरा होता है? पत्ती और तना, दुइये को हरा होता है, इसलिए पत्ती और तना पाया जाता है। एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, हरित लवक 2 ही जगह पाया जाएगा, एक पत्ती में, दूसरा तना में, क्योंकि इसका रंग हरा होता है और पत्ती और तना का रंग हरा होता है, बाकी का रंग हरा नहीं होता है। अब भोजन की बात करेंगे। यहाँ भोजन संचित रहता है। हरित लवक में भोजन संचित रहता है। पॉइंट नंबर 3 आपको बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि भोजन संचित रहता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। देख लीजिएगा 3 नंबर पॉइंट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है।
और हम एक वीडियो जब बनाएंगे तो क्लोरोफिल के बारे में डिटेल से समझाएंगे। आज पॉइंट पर हैं। और अगला पॉइंट ई नंबर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसे रसोई घर कहा जाता है दोस्तों। कोई पूछ देगा पौधा का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा बता सकते हैं? हरित लवक। हरित लवक इसे रसोई घर कहा जाता है और इसमें इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। 10वां में पढ़े होंगे, इसमें मैग्नीशियम धातु। अब पूछ देगा हरित लवक में कौन सी धातु पाया जाता है, एकदम आंसर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, और इसका रंग नीला होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, मिस्टेक ना कीजिएगा दोस्तों। आगे अगला पॉइंट कहता है इसके सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, यानी हरित लवक के सहायता से, क्लोरोफिल के सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, भोजन बनाता है पौधा। और अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, पौधा भोजन बनाना छोड़ देगा और पौधा सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हरित लवक। और पत्ती का रंग जो एगो दूगो पीला हो जाता है, उसका भी जुगाड़ लेकर आए हैं आप लोग, चिंता न करें। किसके कारण, तो ऑप्शन होगा कैरोटीन के कारण पत्ती का रंग पीला हो जाता है, याद रखिएगा। अब रंग के आधार पर अगर चर्चा करें तो ये तो वर्णी हरित लवक हो चुका है। अब वर्णी लवक पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या है। पहला पॉइंट देखेंगे, यह रंगीन होता है, रंगीन लवक होते हैं। यह लाल पीले नारंगी होते हैं, लाल पीले नारंगी होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, यह पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं। जब लाल पीले रंगीन होगा तो रंगीने भाग में पाया जाएगा। पता कीजिए कौन कौन ऐसा है पेड़ पौधा में जो लाल पीला नारंगी होता है, पता कीजिए। देखिएगा फूल हर रंग के होगा, कोई लाल होगा, कोई पीला होगा, कोई नारंगी होगा, कोई काला उजला भी होगा। इसका 3 रंग लिया और भी होता है, ऐसा नहीं है कि बस फिक्स कर दिया गया है, समझे। अब देखिए तो फूल में तो पाया जाएगा, कथी पाया जाएगा भाई, वर्णी लवक। पत्ती में कौन पाया जाएगा, हरित लवक नहीं। अब देखिए फल भित्ति, फल भित्ति का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए उदाहरण। और ऊपर वाला खोइया, जो छिलकोइया कहते हैं हम लोग, नहीं उसको कहते हैं फल भित्ति। और उसके बाद होता है बीज, इसमें भी, यानी कि फूल में, फल भित्ति में और बीज आदि में वर्णी लवक पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, फल का रंग पीला जो होता है आम वगैरह का, किसके कारण होता है, जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल लवक होते हैं जो कि फल के रंग को पीला कर देते हैं। टमाटर और मिर्च देखे होंगे लाल होता है, किसके कारण, तो देखेंगे लाइकोपेज। गाजर में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन। और चुकंदर में क्या पाया जाता है, तो बीटानोन। ये सभी ग्रुप डी में इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रोक के वीडियो को, कोई हड़बड़ी नहीं है, आसान से पढ़ेंगे। और इसमें जो चीज़ दिए हैं बहुत कुछ नया है, कई प्रकार का बुक से मिश्रण करके अपना बनाया गया है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को देखना है, इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए आप हमको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चर्चा करेंगे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक पर चर्चा हो जाए। अब तो अवर्णी लवक को देखेंगे, वीडियो स्थिर से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, पूरा समय दीजिए। यह रंगहीन लवक होते हैं। एक कह रहा है इसमें रंग नहीं होता है भाई। अब बताइए पौधा का कौन ऐसा भाग हो जो रंगहीन होता है, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। आया भोजन का ग्रहण, माने क्या कहता है, संग्रह सॉरी रियली, यह संग्रह करता है, या भोजन का संग्रह करता है, माने भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। और कहाँ पाया जाएगा, जड़ में या फ्रूट में, जहाँ पर रंग का अभाव हो। जड़ देखो उजला होता है, फ्रूट का पिछला भाग उजला, तो रंग का अभाव वहाँ पर हो जाता है, इसको पाया जाता है जड़ और फल में पाया जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, जड़ में कौन पाया जाता है और फल में कौन पाया जाता है। अगला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर दे भी बताया जाए, अंत प्रद्रवयी जालिका, इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। अंत प्रद्रवयी जालिका, और ये रहा है उसके स्क्रीन बोर्ड पर। चलेंगे पहला पॉइंट इसका देख लेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला पॉइंट, कह रहा है अतः अंत प्रद्रवयी जालिका का खोज पोर्टर ने किया। याद रखिएगा, इसका खोज पोर्टर ने किया था, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, या लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसे
कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका का ढांचा बनाता है। यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है कोशिका कैसा होगा, किस आकार का होगा, ये तय करता है। इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, याद रखिएगा, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अब अगला है, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा होता है खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखेंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में, देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। वह चिकन होता है, वहाँ पर पाया जाएगा, उधर गिर ही जाएगा, गिर जाएगा। आप सोचिए ना, आप ही सोचिए कि अगर आपको पीछे मतलब चिकन पर कहेंगे चढ़ो बेटा, तो चढ़िएगा, लेकिन निकल आता है ट्रक के बहना लटक ले तक गेले बेटा, इसलिए लटकने का प्रयास मत कीजिए, पीछे लगेगा, छिल जाइएगा, गिर जाइएगा। तो नाम है चिकनी, चिकना रहेगा तो यहाँ पर राइबोसोम क्यों रहेगा, इसलिए यहाँ पर राइबोसोम नहीं रहता है। चलिए, अब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में जो है वो क्या लिपिड स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, लिपिड को स्रावित करता है, इसको याद कर लीजिएगा। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा और कोलेस्ट्रोम को संश्लेषण में भाग लेता है। वसा और कोलेस्ट्रोम को कौन संश्लेषण करता है, ब्रेकिंग न्यूज, वसा और कोलेस्ट्रोम को कौन संश्लेषण करता है, तो यही है, इसका नाम है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी वाले, इसको लॉक कर लीजिए। और अगला पॉइंट को पढ़ा जाए। अगला पॉइंट कहता है कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा। खुदर रहेगा तो वहाँ पर तो कोई भी आदमी नहीं खड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। और कहता है खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो एक राइबोसोम तो जान ही रहे थे, और ये भी भाग लेता है प्रोटीन संश्लेषण में। याद रखिएगा, रिपीट आ रहा है, इस बार क्वेश्चन बदलेगा, बार बार जो क्वेश्चन दे रहा था उसी क्वेश्चन को नहीं लाएगा, कुछ यूनिक करेगा, इसलिए मैं इसमें कुछ यूनिक डाला हूँ। आप हर नोट पढ़े होंगे, लेकिन एक जगह ऐसा नोट देखने में थोड़ा शायद नहीं लगा हो जितना हम लोग मेहनत करके लाए हैं। तो आप लोग हमको समय दीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कुछ अच्छा बात लिख दीजिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सारा चीज़ हो सकता है कोई मिस्टेक भी हुआ होगा हम लोगों से, मैं बना रहा हूँ, इसमें भी परेशानी होती होगी कहीं, तो आप उसका राय जरूर दीजिए अपना। और देखिए, खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम के बाद एक ये आ गया, तो इसको भी याद कर लेना है, समझना है कि दो बात भाग करता है। अब अगला देख लीजिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, यह विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और स्तनधारी में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, आपका जो ये हम पढ़ा रहे हैं अभी अंतःप्रद्रवी जालिका, वह विषाणु में, जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूर बन जाएगा कि किस में अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है, वह रहेगा जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल या स्तनधारी में आरबीसी रहेगा, आरबीसी दे देगा, लेकिन स्तनधारी लागल रहेगा, याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ेंगे, और अब आया है जो इसका नाम है गोल्जीकाए, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा गोल्जीकाए। गोल्जीकाए के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था वीडियो में। गोल्जीकाए क्या होता है, तो देखिए, गोल्जीका जो होता है वो एक बेहतरीन पॉइंट में मैं सम्मिलित करने का काम किया हूँ, ज़रा इस पर नज़र देखिएगा। सबसे पहले तो उसको बात कर लें कि इसका खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया भाई, 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने किया। और ये जो है क्या काम करता है गोल्जीका, ये यातायात का प्रबंध करता है, इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, बंडल बांध के भेजने का काम करता है, और इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अब देखिए, यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। गोल्जीका जो है दो चीज़ का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का और लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषण करता है। और क्वेश्चन आ गया, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन जान गए, तो कार्बोहाइड्रेट वाला भी जान जाइए। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो करता है वो आपका नाम है इसका गोल्जीका। गोल्जीका कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है।
अब देखेंगे अगला पॉइंट, कहता है यह ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, यानी यह ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण गोल्जी का ही करता है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसके कारण मैं अंतःप्रोदय जालिका का पिक्चर दिखाना में भूल गया था, इसलिए थोड़ा बैक गया हूँ। ये रहा अंतःप्रोदय जालिका जिसको आप लोग अभी देख रहे होंगे, और ये रहा खुदरी भाग, ये रहा सॉफ्ट भाग। यहाँ पर छोटे छोटे जो देख रहे हैं कण, छोटे छोटे दाना, उसी का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम उसका नाम है राइबोसोम, यानी छोटे छोटे जो दाना आप देख रहे हैं उसका नाम है राइबोसोम, इसी का नाम है राइबोसोम। और ये देख लीजिए, इसका एक बार रिपीट कर दूँ, ये रहा खुदरी वाला और ये रहा स्मूथ वाला। इसमें राइबोसोम नहीं पाए, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। इसको हिंदी मीडियम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पिक्चर है तो देख रहे हैं यहाँ पे ये कहाँ पे रहता है, चिपटे रहते, पकड़े रहते हैं इसको, कोशिका के नज़दीक रहता है, केंद्र के नज़दीक रहता है और इसको पकड़े रहता है। चर्चा कर ले थोड़ा सा गोल्जी का। गोल्जी का के बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हो गोल्जी का, ये मुलायम और ये इसका अलग अलग पिक्चर में वैसा में सभी चीज़ में शामिल किया गया है, तो एक बार इसको भी आप लोग जरूर देख जाइएगा। इसका हिंदी मीडियम भी आप लोगों के सामने ये रहा, स्क्रीन शॉट लेके इसको देख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या कौन कौन भाग है। अब चर्चा करेंगे राइबोसोम के बारे में, चर्चा होगा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में चर्चा होगा। इसका खोज कौन किया था भाई? पैलेड 1955 में किया। यह अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, यह अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, ये भी याद बहुत अच्छा पॉइंट है। यह अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, इसको याद करना चीज़ है। और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गुच्छे वाला राइबोसोम को क्या कहते हैं? पोलिसोम कहते हैं। गुच्छे वाला राइबोसोम को पोलिसोम कहा जाता है। इसका 4 पॉइंट बहुत ही अच्छा है, चारों पॉइंट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब है सेंट्रोसोम, जिसका नाम है तारकाय भी कहते हैं, तो इसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम के बारे में बता दें आप लोग, इसकी खोज बोबेरी 1988 में किया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। एक ही है सेंट्रोसोम, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम का बहुत काम है। यह शुक्राणु के पूछ निकारण, माने मानव के जो मर्द होता है उसके अंदर शुक्राणु बनता है, उसका जो शुक्राणु के पूछ होता है उसके निर्माण करने में सेंट्रोसोम निर्माण करता है, यानी हेल्प करता है, उसको निर्माण कराता है। अगला है लाइसोसोम। नाम सुना होगा लाइसोसोम का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको लाइसोसोम को हिंदी में कहते हैं लयन काय। बहुत कम जगह आप लोग देखे होंगे लाइसोसोम की हिंदी नहीं दिया जाता है, लयन काय, लेकिन बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो। अब इसका खोज जो किया था लयन काय यानी लाइसोसोम का, क्रिश्चियन डी डुबे ने से पहले 1955 ईस्वी में किया। और ये गोलाकार होता है, उसका जो व्यास होता है 0.4 म्यू से 0.8 म्यू तक होता है इसका व्यास। अंतःप्रोदय जालिका और गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। कोई प्रश्न पूछ देगा कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो उत्तर होगा अंतःप्रोदय जालिका और गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इस पे जो पढ़ रहे हैं आत्महत्या की थैली इसे ही कहते हैं। इसके अंदर जो अम्ल हैं वो अगर एंजाइम्स वो अगर फट जाए तो सेल को नष्ट कर देगा, मार देगा, समाप्त कर देगा, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यह पाचनकारी एंजाइम, याद रखिएगा, पाचनकारी एंजाइम भी इसी में होते हैं। तो लाइसोसोम को पाचनकारी एंजाइम, आत्महत्या की थैली आदि के नाम से पुकारते हैं। यह जीवाणु और विषाणु को जो है उससे रक्षा करता है। हमारे शरीर में जो जीवाणु विषाणु जाता है उसको मारने का काम करता है। ये शरीर में उसको ख़त्म कर देता है हानिकारक जीवाणु विषाणु को। इसका नाम है लाइसोसोम। और लास्ट टॉपिक है भाई रसधानियाँ। कम जगह रहता है, बहुत जगह नहीं भी दिया रहता है, फिर ही मैं इसको चर्चा कर दिया हूँ। इसका 2-3 टॉपिक है। यह निर्जीव होता है, यह आप जानते होंगे। जंतु के शरीर में यह बहुत छोटा होता है और पादप के शरीर में यह बड़ा होता है। इस पर क्वेश्चन पूछा था एक बार कि भाई रसधानियाँ जो है किसके शरीर में बड़ा होता है, जंतु, पादप या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा पादप के शरीर में रसधानियाँ सबसे बड़ा होता है। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि सेल चैप्टर का हम लोग हर चीज़ कंप्लीट किए हैं। सेल चैप्टर समाप्त होती है और
अगले वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा उसका चैप्टर बता दूंगा। आप इस वीडियो को देखिए, कैसा लगा लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आइडियल कोचिंग सेंटर फ्री ऑनलाइन क्लास का प्रचार भी आप लोगों के सामने मैं कर दिया हूँ। और ये रहा रेलवे स्पेशल चल रहा है, कौन कौन चीज़ आप लोगों को मिलेगा वीडियो, जीके जीएस मिलेगा, हिंदी भी आप लोगों को जल्दी मैं वीडियो देने जा रहा हूँ और रीजनिंग भी जल्दी देने जा रहा हूँ। तो आप लोग एकदम निफिक्र होकर हमारे साथ तैयारी कीजिए। मेरा ऑफलाइन क्लास कुछ दिन के अंदर चालू होने वाला है, उसका भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम फी है। और माय चैनल एक जो इसका नाम है राजीव स्टडी चैनल, जिस पर आप लोग अभी देख भी रहे होंगे यूट्यूब पर, और मेरा मोबाइल नंबर भी है, हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब के साथ मैं अब राजीव आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और एक बार फिर कहूँगा, मेहनत करने वाला कभी भी पीछे नहीं मुड़ता, वो हमेशा दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते 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 एक मंजिल हासिल कर लेता है। और जब एक मंजिल बन जाए तो कुर्सी तो हो गया भाई, मंजिल तो बन गया। तो आपको मैंने 2 मंजिल बनाइए, 3 मंजिल बनाइए, मंजिल पर मंजिल बनाइए नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा, आज ही अभी से तैयारी कीजिए और अभी से ठान लीजिए कि हम पास करके दिखाएंगे, अपने गार्जियन का बोझ नहीं बनेंगे। हम वैसे युवा बनेंगे जो अपने पिता को भी हाथ को लेकर चलेंगे और अपने बेटा के भी हाथ को लेकर चलेंगे। दोनों को लेकर चलने वाला युवा कहलाता है, न कि उम्र से कोई युवा नहीं बनते। धन्यवाद।